नमस्कार। 1947 एक ऐसा साल जिसने पूरे सब कॉन्टिनेंट का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आज के इस विश्लेषण में हम इस दर्दनाक बंटवारे की गहराई में जाएंगे। ये सिर्फ जमीन पर खींची गई लकीरों की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी कैरेक्टर ड्रिवन जर्नी है जो घूमती है मोहम्मद अली जिन्ना के इर्द गिर्द। तो आइए उन तथ्यों और परिस्थितियों को समझते हैं जिन्होंने इस विभाजन की नींव रखी। आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक बेहद चौंका देने वाले कथन पर गौर करते हैं जिसने आगे चलकर देश के दो टुकड़े कर दिए। जिन्ना ने खुद कहा था, मेरे ही कारण भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ था। मैंने 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिलाए, लेकिन गांधी के पाकिस्तान प्रेम के कारण मुझे झुकना पड़ा। ये शब्द अपने आप में उस मानसिकता के एक सटीक झलक देते हैं जो देश को बांटने वाली थी। और यहीं से हमारी इस चर्चा का मुख्य आधार बनता है। पहला हिस्सा, द सेक्युलर नेशनलिस्ट लॉयर, एक धर्मनिरपेक्ष वकील की कहानी। लेकिन ये कहानी 1947 के उस खूनी दौर से शुरू नहीं होती। हम चलते हैं 1896 में। एक धार्मिक देश बनाने वाले नेता की आज की छवि से बिल्कुल अलग जिन्ना का शुरुआती जीवन किसी को भी हैरान कर सकता है। 1876 में कराची के एक बेहद संपन्न खोजा परिवार में उनका जन्म हुआ। 1892 में कानून की पढ़ाई के लिए वो लंदन गए और वहां की आबो हवा ने उन्हें पूरी तरह बदल दिया। जब वो बंबई लौटे तो नमाज से ज्यादा कानून की किताबों और सूट बूट में यकीन रखने वाले एक बेहद सफल वकील थे। शुरुआत में वो एक स्ट्रिक्ट सेक्युलर लीडर थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य। उनकी देशभक्ति का आलम यह था कि सरोजनी नायडू ने उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत तक कह दिया था। सोचिए, शुरुआती दौर में एक यूनाइटेड इंडिया के लिए उनका समर्पण कितना गहरा था। लेकिन यहां ब्रिटिश सत्ता ने अपना खेल शुरू कर दिया। 1905 का बंगाल विभाजन और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, ये सब अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो और राज करो की नीति के बीज थे। अंग्रेज समझ चुके थे कि हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना ही उनके फायदे में है। 1909 आते आते उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स का अधिकार दे दिया। लेकिन यहां सबसे दिलचस्प तथ्य क्या है? उस वक्त जिन्ना ने इस मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक राजनीति का कड़ी शब्दों में विरोध किया था। वो इस हम और वो वाली दीवार के बिल्कुल खिलाफ थे। दूसरा हिस्सा, द क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज, विचारधाराओं का टकराव। अब आता है 1915 का साल। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटते हैं और सब कॉन्टिनेंट की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ जाता है। इन दोनों नेताओं के तरीके एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे। एक तरफ थी जिन्ना की राजनीति, ड्राइंग रूम की बहस, कानूनी दलीलें और पढ़े लिखे इलीट लोगों की चर्चाएं। और दूसरी तरफ गांधी जी का तरीका बिल्कुल अलग था। धूल भरी सड़कों पर विरोध प्रदर्शन, जन आंदोलन और आम जनता का मोबिलाइजेशन। दोनों ही वकील थे, दोनों की पृष्ठभूमि गुजराती थी, लेकिन उनके रास्ते जमीन आसमान का अंतर रखते थे। गांधी जी ने राजनीति को बंद कमरों से निकालकर सड़क पर खड़ा कर दिया था, और इस मास मूवमेंट वाले नए तरीके ने जिन्ना को पूरी तरह से अलग थलग महसूस करवाया। इस भीड़ भाड़ वाली राजनीति से परेशान होकर 1920 में जिन्ना ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उनका मानना था कि सड़कों पर उतरी ये भीड़ लोकतंत्र नहीं बल्कि अराजकता यानी एनार्की ले आएगी। इस वैचारिक मतभेद ने जिन्ना को राजनीति के हाशिए पर धकेल दिया। हताश होकर वो लंदन चले गए और वहां एग्जाइल में वकालत करने लगे। पर सच मानिए, ये आगे आने वाले तूफान से पहले की खामोशी थी। तीसरा हिस्सा, द डिमांड फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान की मांग। 1930 के दशक में अल्लामा इकबाल जैसे नेताओं के लगातार समझाने पर जिन्ना एक बार फिर भारत लौट आए। अब उन्हें ये बात समझ आ गई थी कि राजनीति में अपना वजूद बचाने के लिए उन्हें मुसलमानों का एकमात्र प्रवक्ता बनना ही होगा। फिर आए 1937 के प्रांतीय चुनाव, जो एक निर्णायक मोड़ साबित हुए। कांग्रेस ने इन चुनावों में जबरदस्त जीत हासिल की, जबकि मुस्लिम लीग बुरी तरह हार गई। जिन्ना को पूरी उम्मीद थी कि पावर शेयर की जाएगी, लेकिन जीत के नशे में कांग्रेस ने सत्ता साझा करने से साफ इनकार कर दिया। इस इनकार और इस राजनीतिक अहंकार ने जिन्ना के अंदर एक अस्तित्व का संकट, एक गहरा डर पैदा कर दिया। उन्हें लगने लगा कि आज़ाद भारत का मतलब सिर्फ एक हिंदू राज होगा, जहां उनके समुदाय की कोई सुनवाई नहीं होगी। इस एक डर ने उस शांत और सेक्युलर वकील को पूरी तरह से कायदे आजम की छवि में बदल कर रख दिया। और यहीं जन्म होता है द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी टू नेशन थ्योरी का। ये सोच कि हिंदू और मुसलमान सिर्फ दो धर्म नहीं हैं, बल्कि दो अलग अलग असंगत सभ्यताएं हैं जो एक साथ एक ही देश में नहीं रह सकती। इस विचारधारा ने आग की तरह तेजी पकड़ी और आखिरकार मार्च 1940 में
मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में एक अलग देश की मांग का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। चौथा हिस्सा, द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, वापसी का कोई रास्ता नहीं। दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद ब्रिटिश सरकार इस टूटते हुए भारत से जल्द पीछा छुड़ाना चाहती थी। पार्टीशन से बचने की उस वक्त बस एक आखिरी उम्मीद बची थी। आइए देखते हैं कैसे। 1946 में कैबिनेट मिशन ने देश को 3 हिस्सों में बांटने वाली एक 3 टियर ग्रुपिंग सिस्टम का सुझाव दिया। जिन्हा को इसमें एक छोटा पाकिस्तान दिखा तो उन्होंने इस प्लान को मंजूर कर लिया। नेहरू भी शुरू में राजी थे, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेहरू ने इशारा किया कि फ्यूचर में इन ग्रुप्स को बदला जा सकता है। जिन्हा को तुरंत धोखा महसूस हुआ। उन्हें लगा कि कांग्रेस अपनी मेजॉरिटी का फायदा उठाएगी और उन्होंने फौरन अपना समर्थन वापस ले लिया। ये बिल्कुल वो पल था जब पार्टीशन लगभग तय हो गया था। और फिर दिन आया 16 अगस्त 1946 का, डायरेक्ट एक्शन डे। जिन्ना का संदेश बड़ा साफ था कि अगर कानूनी तौर से पाकिस्तान नहीं मिला तो उसे लड़कर लिया जाएगा। कलकत्ता में पुलिस को छुट्टी पर भेज दिया गया और अगले 72 घंटों में दंगों और खून खराबे में 5000 से ज्यादा लोग मारे गए। सड़कों पर लाशें बिछी थीं और ये रुएं कांपने वाली हिंसा बहुत तेजी से पूरे बंगाल, बिहार और पंजाब तक फैल गई। इन्हीं भयंकर दंगों के बीच एक अंतरिम सरकार बनी, लेकिन वहां बैठे फाइनेंस मिनिस्टर लियाकत अली खान ने हर सरकारी फैसले में अड़ंगा लगाना शुरू कर दिया। सरकारी दफ्तरों के अंदर एक युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी। एक तरफ प्रशासनिक घुटन और दूसरी तरफ सड़कों पर हो रहा नरसंहार। इस सब से टूटकर सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता, जो कभी पार्टीशन के सख्त खिलाफ थे, उन्हें भी इस दर्दनाक सच्चाई को मानना ही पड़ा। उन्होंने मजबूरी में आकर कहा, अगर एक अंग में सड़न हो जाए तो पूरे शरीर को बचाने के लिए उस अंग को काटना ही पड़ता है। और दूसरी तरफ एक ऐसी बेबसी थी जिसके बारे में सोचना भी दुखदाई लगता है। गांधी जी ने शुरू में कहा था, विभाजन मेरी लाश पर होगा, लेकिन अब वो भी बिल्कुल लाचार थे। देश को जलते देखकर और अपने ही शिष्यों की विवशता के आगे उन्हें इस असहाय और डरावने सच को चुपचाप स्वीकार करना पड़ा। 5वां हिस्सा, ड्रॉइंग द रैडक्लिफ लाइन, खूनी लकीर खींचना। मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबैटन भारत आते हैं और आज़ादी की टाइमलाइन को बेहद जल्दबाजी में खिसकाकर अगस्त 1947 कर देते हैं। इसका नतीजा क्या निकला? एक ब्रिटिश वकील सिरिल रैडक्लिफ, जो पहले कभी भारत नहीं आया था, उसे इस जटिल भूगोल पर लकीर खींचने के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 हफ्ते दिए गए। सोचकर देखिए, बंद कमरों में पुराने नक्शों को देखकर बिना जमीनी हकीकत जाने एक ऐसी लकीर खींची गई जिसने अनजाने में लोगों के आंगन और खेतों को 2 अलग-अलग देशों में बांट दिया। ये जल्दबाजी एक ऐतिहासिक भूल साबित हुई। और हां, ये बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं था। पंजाब और बंगाल के भूगोल को बेरहमी से चीरने के साथ साथ सरकारी संपत्तियों का एक अजीबोगरीब माइक्रो डिवीजन हुआ। सरकारी दफ्तरों के टाइपराइटर्स, चेयर्स, यहां तक कि लाइब्रेरी की किताबें भी आधी आधी बांटी गईं। जो सैन्य दल थे यानी मिलिट्री रेजिमेंट्स, उन्हें भी धर्म के आधार पर तय किया गया कि कहां रखना है। ये सच में एक बेहद कड़वाहट वाला बंटवारा था। जमीन और किताबें बट गईं तो अब खजाने की बारी आई। भारत के खजाने का 17.5% हिस्सा पाकिस्तान को मिलना तय हुआ। जिन्ना ने जिद पकड़ ली कि उन्हें ये 75 करोड़ रुपए जल्द से जल्द दिए जाएं। पटेल इस बची हुई राशि को देश की सुरक्षा के हवाले से रोकना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने भूख हड़ताल की धमकी दी ताकि पाकिस्तान को उसका हक मिले और आगे रिश्ते खराब ना हों। आखिरकार गांधी जी के दबाव में ये राशि पाकिस्तान को दी तो गई, पर इन सब विवादों से दोनों तरफ जो खटास आई वो आज तक मिट नहीं पाई है। छठा और आखिरी हिस्सा, द ट्रैजिक कॉस्ट ऑफ फ्रीडम, आज़ादी की भारी कीमत। 14 और 15 अगस्त को आज़ादी का जश्न तो जरूर मनाया, लेकिन करोड़ों लोगों को यह पता ही नहीं था कि वो आखिर किस देश के नागरिक हैं, क्योंकि सीमा रेखा की घोषणा 15 को नहीं बल्कि 17 अगस्त को हुई थी। इस देरी के बाद जो हाहाकार मचा, उसमें लगभग 1.5 करोड़ लोगों को अपना घर, अपनी जड़ें छोड़कर भागना पड़ा। सड़कों पर मीलों लंबी कतारें थीं। रेफ्यूजी ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पर रुकती तो वो यात्रियों से नहीं बल्कि लाशों से भरी होती थीं। एक अनुमान के मुताबिक 10 से 20 लाख लोग इस नफरत की आग की भेंट चढ़ गए। लोगों ने एक ही झटके में अपनी पूरी ऐतिहासिक विरासत और पहचान खो दी थी। जिन्ना को उनका मांगा हुआ नया देश तो मिल गया, लेकिन हकीकत में वक्त उनके बिल्कुल खिलाफ था। ये एक ऐसी सच्चाई है जो बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्हें ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी की जानलेवा बीमारी थी, जिसे उन्होंने दुनिया से गहरा राज बनाकर रखा।
उन्हें डर था कि अगर अंग्रेज़ों या कांग्रेस को इस बीमारी का पता चल गया तो वो बस उनकी मौत का इंतजार करेंगे और पाकिस्तान शायद कभी नहीं बन पाएगा। आज़ादी के महज 1 साल बाद ही 11 सितंबर 1948 को उनकी मृत्यु हो गई। ये कितनी बड़ी ट्रैजिक आयरनी है कि जिस नेता ने इस नए देश की नींव रखी, उसके जाते ही वो देश अस्थिरता में फंस गया, और जो सेक्युलर छवि उन्होंने अपने शुरुआती भाषणों में सोची थी, वो उनके मरते ही पूरी तरह गायब हो गई। और अब आखिर में हमारे इस विश्लेषण से एक बेहद गहरा सवाल उठता है। जब राजनीति को सिर्फ और सिर्फ धर्म और अहंकार के चश्मे से देखा जाता है तो नक्शों पर लकीरें तो खिंच जाती हैं, लेकिन क्या उसमें हमेशा इंसानियत की ही हार होती है? 1947 का विभाजन सिर्फ एक पॉलिटिकल फैसला नहीं था, ये एक बहुत बड़ी प्रशासनिक और मानवीय विफलता थी जिसकी भारी कीमत अनजान और बेकसूर लोगों ने चुकाई। ब्रिटिश चालाकी और नेताओं की जिद का असर आज तक उन दीवारों पर दिखता है जो दिलों के बीच खड़ी हो गई हैं। इस चर्चा से इस दर्दनाक इतिहास का एक स्ट्रक्चर्ड और क्लियर पर्सपेक्टिव हमारे सामने आता है, और इससे ये समझने में मदद मिलती है कि इतिहास की इन भूलों का असर आखिर कितना लंबा होता है। धन्यवाद।